हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज आईपीओ के आज पूरे डिटेल डिस्कशन के बारे में। बिकॉज कंपनी का आईपीओ बहुत जल्द ओपन होने वाला है। 26 तारीख से कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है और कंपनी को इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरह की कंपनी है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कंपनी कब ओपन हुई थी, तो ज़्यादा समय तो नहीं हम कह सकते हुआ है। 2008 में कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन किया था और 2008 में कंपनी चालू हुई थी और उसके बाद से दोस्तों कंपनी ने अपने आप को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है और एक मल्टी केयर हॉस्पिटलिटी चेन ये कंपनी ने अपने आप को क्रिएट कर दिया है। और ये अमॉन्ग द टॉप 10 लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में से एक आते हैं इन द रीजन ऑफ दिल्ली। सो अपने आप में कंपनी का जो शुरुआत से अब तक का सफ़र है वो ये कह सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया रहा है। बिकॉज कंपनी ने अपने आप को काफ़ी ग्रोथ दिखाया है और अपने आप में कंपनी ने अपने आप को काफ़ी बढ़ाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं, यथार्थ हॉस्पिटल दोस्तों प्रेजेंटली 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चलाता है दिल्ली एनसीआर के अंदर। ये दिल्ली एनसीआर के अंदर कहाँ कहाँ पे, जिसमें आ जाता है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और नोएडा एक्सटेंशन। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जिसमें फर्दर नोएडा एक्सटेंशन के अंदर 450 बेड और वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल है ये उस पूरे एरिया के अंदर। तो एक बात तो साफ है कि कंपनी का जो फोकस है वो अभी आपको एक पर्टिकुलर एक रीजन में देखने को मिलता है। और वो कौन सा रीजन है, वो है दिल्ली एनसीआर का, जहाँ पे आपको कंपनी मिल जाती है, यानी कंपनी के हॉस्पिटल्स मिल जाते हैं। उसके बाहर कंपनी का आपको बहुत ज़्यादा नाम देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज एक ही पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये कंसंट्रेटेड है। अब कंपनी के बारे में अगर और चर्चा करते हैं तो कंपनी दोस्तों 305 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ओरछा मध्य प्रदेश में भी चलाती है। इसमें कंपनी ने अपने ऑपरेशंस को एक्सटेंड किया था, सर्विसेज को एक्सटेंड किया था और वहाँ पर भी ये वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स में से एक आते हैं उस लोकेलिटी के अंदर। इनके पास करीबन 370 डॉक्टर्स हैं जो इंगेज रहते हैं कंपनी के साथ, जिसमें वो हेल्थ केयर सर्विसेज और काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ और सुपर स्पेशलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सुपर स्पेशलिटीज़ में दोस्तों ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ द हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जिसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें, जिसमें सेंटर ऑफ मेडिसिन, सेंटर ऑफ जनरल सर्जरी, सेंटर ऑफ गेस्ट्रो एंट्रोलॉजी, सेंटर ऑफ कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी एंड यूरोलॉजी, पल्मिनोलॉजी, न्यूरो साइंसेस। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं। तो इसके अंदर कंपनी आपको मिल जाती है जिसमें स्पेशलिटी टाइप ऑफ जो भी सर्विसेज है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो मेजरली तो समझ में आ गया होगा कि आपको कंपनी का बिजनेस क्या है। कंपनी का बिजनेस है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल चेन है जिसमें कंपनी वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज का यहाँ पर क्योर करती है। अब कुछ कंपनी के प्लस के ऊपर बात करेंगे, कुछ कंपनी के माइनसेस के ऊपर बात करेंगे। तो पहला जो दोस्तों इनका स्ट्रेंथ है वो यही है कि ये नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल और ग्रेटर नोएडा के अंदर रिपोर्ट हुए थे कि ये 8 से 10th लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स की गिनती में आते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बेड्स दे प्रोवाइड। ये क्राइसिल की रिपोर्ट ने बताया था। सेकंड ये था कि जो इनकी रेंज है हेल्थ केयर सर्विसेज की, ये प्राइमरी से टर्शरी लेवल तक जाती है। यानी ऐसा नहीं कि कंपनी के पास सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड है कि कंपनी शुरुआती सिर्फ जांच करके छोड़ देती है। नहीं, इनके पास प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है और टर्शरी भी है। यानी तीनों आपको लेवल्स कंपनी के पास देखने को मिल जाते हैं। और इसके अंदर भी क्या है, ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। ऐसा नहीं है कि इनके पास सिर्फ आपको कार्डियोलॉजी की सर्विसेज मिलेगी, नहीं, इनके पास अलग अलग टाइप ऑफ, जो मैंने आपको बताया कि स्पेशलिटी सर्विसेज प्रोवाइड है। तो इस हर एक स्पेसिफिक पेशेंट्स को ये देख सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। तीसरा यही है कि इनका जो डाइवर्स रेवेन्यू पोर्टफोलियो है, क्योंकि देखिए इनके पास जो वेरियस सेगमेंट्स है उसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ भी आ जाती है। उसमें ईएसआईसी, ईजीएचएस और ईसीएचएस, ये पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी इंस्टीट्यूशंस है जो इनके साथ काम करती है। फोर्थ ये है कि दोस्तों कंपनी का जो हॉस्पिटल चेन है वो एक स्टेबल ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और इनकी सक्सेस के अंदर भी ये सबसे बड़ा हाथ रखता है, क्योंकि जो इनका ऑपरेशनल एफिशिएंसी है और जिस तरीके से इन्होंने अपना क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ किया, उसके ऊपर कंटिन्यूटी में फोकस रखा, इनोवेशन के ऊपर फोकस रखा और अपनी इकोनॉमीज़ को मेंटेन करा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल को मेंटेन किया, इसके कारण ही कंपनी की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। दोस्तों इनका जो फ्यूचर प्लान है, पांचवा ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो इनका जो फ्यूचर प्लान है इसमें ये नए स्पेशलिटीज़ और ऐड करने वाले हैं इनके एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स के अंदर। तो इससे साफ साफ ये है कि कंपनी के पास नए नए टाइप के कस्टमर्स आना चालू हो जाएंगे, यानी वही जो पेशेंट्स है। सो ओवरऑल बड़ी बात यही है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग के अंदर भी और सारी स्पेशलिटीज़ चीज़ें ऐड करी, जिसमें रेडिएशन थेरेपी, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट नोएडा एक्सटेंशन और झांसी ओरछा लोकेशन के अंदर ऐड करने वाले हैं। छठा ये है कि जो हॉस्पिटल चेन है इनका स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है इन प्रॉक्सिमिटी टू प्रपोज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि देखिए इनका अभी एक नोएडा, आपको बताया नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बनने वाला है। सो वहाँ पर कंपनी का पहले से ही जो लोकेशन है तो वो एक कहते हैं ना प्राइम लोकेशन है। तो उसका भी अपने आप में कंपनी को काफ़ी
अट्रैक्शन मिलता है और एक मेडिकल टूरिस्ट सीकिंग सर्विसेज भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब याद रखिए हर बिजनेस है तो उसके स्ट्रेंथ होंगे तो रिस्क भी होंगे। अब उनके बारे में बात करते हैं। पहली बात, जो कंपनी ने ऑफर प्राइस दिया है और जो मार्केट कैपिटल टू रेवेन्यू मल्टीपल दिया या फिर जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो दिया या फिर जो इबिटा बेस्ड ऑन ऑफर प्राइस रहा है, देखिए हॉस्पिटल चेन के अंदर प्राइसिंग करना बहुत टफ होता है और वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर कंपनी मान लीजिए अभी जो 300 रुपये का प्राइस बैंड लेकर आई है, इस पर ये नहीं कह सकते कि 300 रुपये का प्राइस सही है या फिर गलत है, क्योंकि याद रखिए यहाँ पर चेंजेस होते रहते हैं फ्यूचर के अंदर भी और प्रेजेंट में भी। सेकंड ये है कि जो इनका फिक्स्ड कॉस्ट है ये एक एडवर्स इंपैक्ट डाल सकता है इनकी बॉटम लाइन पे, बिकॉज जो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ये होता है कि ये कहीं भी हटने नहीं वाली है। ये इतनी कॉस्ट है तो इतनी तो रहेगी ही रहेगी। तो मान लीजिए कंपनी का रेवेन्यू कभी डाउन हो जाता है तब भी उनको वो फिक्स कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है इनकी बॉटम लाइन यानी प्रॉफिटेबिलिटी पे। थर्ड है कि जो इनकी सब्सिडीज़ है उन्होंने रिपोर्ट किया है लॉसेज इन द पास्ट, और ये भी कोई गारंटी नहीं है कि अब वो लॉस रिपोर्ट नहीं करेंगे, तो ये हो सकता है कि फ्यूचर में भी वो लॉस रिपीट करें। चौथा ये है कि जो इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादातर दिल्ली एनसीआर एरिया में, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, तो ये भी एक पॉइंट है कि कंपनी किस तरह से अपने आप को एक्सपांड करती है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पांचवा ये है कि जो दोस्तों पैसा कंपनी रेज कर रही है वो उनका पैसा जाएगा एक डिजिग्नेटेड झांसी ओरछा हॉस्पिटल में, जो अभी तक इनएक्टिव रहा है फ्रॉम फिस्कल 2020 टू 2022, और लॉसेस भी फेस करें इन द फिस्कल 2023। तो याद रखिए कंपनी वहाँ पर पैसा लगा रही है जहाँ पे कंपनी को घाटा हुआ है। बट ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि अभी अगर घाटा हुआ है तो आगे प्रॉफिट नहीं दे सकता है। बट ये बात है कि वो जो लोकेशन है या फिर वो जो हॉस्पिटल है कंपनी का वो उतना खास नहीं चला है। छठा ये है कि जो बिजनेस है वो काफ़ी बार नेगेटिव इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियली भी और ऑपरेशनली भी। अगर हॉस्पिटल चेन को अप्रूवल्स नहीं मिलते हैं, लाइसेंसेस अप्रूव नहीं हो पाते हैं, रीन्यू नहीं हो पाते हैं, तो वो जो टाइप ऑफ, मान लीजिए कि कार्डियोलॉजी का इनके पास लाइसेंस होता है, उसका अगर लाइसेंस रीन्यू नहीं हुआ तो डेफिनेटली जो भी पेशेंट्स आएंगे उनको कंपनी कैटर नहीं कर पाएगी, तो ये एक प्रॉब्लम है। सातवां ये है कि जो बिजनेस ऑपरेशनल है वो डिपेंड करता है किस तरीके से उनको फाइनेंसिंग मिल रही है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्योंकि बहुत बार हॉस्पिटल चेन्स में क्या होता है कि बहुत सारी नई सर्विसेज होती है वो प्रोवाइड नहीं कर पाती है ड्यू टू लो ऑन फिनेंशियल्स, पैसा नहीं होता है, वर्किंग कैपिटल नहीं होती है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आठवां ये है कि दोस्तों बिजनेस कभी भी इम्पैक्ट कर सकता है गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि गवर्नमेंट बोल देती कि नहीं आप ये वाला सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल, तो उससे कंपनी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। अभी सभी बेसिकली हॉस्पिटल्स पे इफेक्ट पड़ सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये बात है कि दोस्तों ये जो पूरी इंडस्ट्री है इसके अंदर चैलेंजेस बहुत बार आते हैं, बहुत बार इंडस्ट्री बहुत बढ़िया ग्रोथ करती है, तो डेफिनेटली उतार चढ़ाव यहाँ पर बना रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इनकी फिनेंशियल्स पे बात करते हैं। तो नंबर्स आप एक बात नोटिस कर सकते हैं, कंपनी का रेवेन्यू 102 करोड़, फिर 146 करोड़, फिर 229 करोड़, देन 402 करोड़, और अब करीबन 523 करोड़। तो बेसिकली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो कीप्स ऑन ग्रोइंग है, वो ऐसा नहीं कि कभी कम होता हुआ देखने को मिला है, हर साल उसके अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या प्रॉफिटेबिलिटी में भी यही है? तो प्रॉफिट में ऊपर नीचे हुआ है, लेकिन मेजरली कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रोथ दिखा रहा है। 3.98 करोड़, देन 2 करोड़ का घाटा, फिर करीबन 19 करोड़ का कंपनी का मुनाफा, देन 44 करोड़ का प्रॉफिट, देन 65 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी के प्रॉफिट्स में आपको ग्रोथ देखने को लगातार अभी मिल रही है, ये भी अपने आप में अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर क्या बोरोइंग है? तो बोरोइंग कंपनी के ऊपर है 164 करोड़ थी 2019 में, और अब दोस्तों करीबन कंपनी के ऊपर बोरोइंग है 263 करोड़ की। और जो कंपनी की बोरोइंग है वो भी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग है, यानी लगातार कंपनी की जो बेसिकली यहाँ पर जो कंपनी का कर्जा है वो लगातार बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी पैसा जुटा क्यों रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस इशू का ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले तो कंपनी को रीपेमेंट करना है कुछ अपनी बोरोइंग्स का, तो कंपनी अपने कर्जे के ऊपर फोकस करेगी। सेकंड ये है कि कंपनी को अपनी सर्टेन बोरोइंग्स और सब्सिडरीज के ऊपर काम करना है, जिसमें AKS मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट हॉस्पिटल पे कंपनी का काम करना है, देन रामाजा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और ट्रॉमा केयर सर्विस प्रोवाइडेड लिमिटेड पे वहाँ पे कंपनी को ये पैसा बेसिकली यहाँ पे देना है। थर्ड ये है कि कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है कंपनी का, जो इनके 2 हॉस्पिटल्स हैं, नोएडा हॉस्पिटल और ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल, वहाँ पे कंपनी को कैपिटल एक्सपेंसेस प्रोवाइड करने। चौथा ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस प्रोवाइड करने इनको इनकी सब्सिडरीज को। पांचवा ये है कि कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए कंपनी को एक्विजिशन करना है, उसके ऊपर पैसा खर्च होगा। और कुछ छठा जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कंपनी प्राइस बैंड पे अपना IPO लेकर आई है जो है 300 रुपीज़ का, क्या वो सही है? बिकॉज 300 रुपये का प्राइस बैंड है और 50 शेयर आपको मिलेंगे, टोटल मिला के 686 करोड़ का आई थिंक ये इशू है। लेकिन जो प्राइस बैंड पे कंपनी लाई है, जो इसका वैल्यूएशन बैठता है
इसका जो प्राइस टू मल्टीपल बैठता है वो ऑलमोस्ट 39 का प्राइस टू अर्निंग बैठता है। सो अपोलो हॉस्पिटल का आप देख सकते हैं 89 का प्राइस टू अर्निंग है, फोर्टिस का 40 है, नारायण का करीबन 33.29 है, मैक्स हेल्थ केयर का 52 है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का 42 है, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस का 151 का प्राइस टू अर्निंग है, और एक हाल ही कंपनी थी ग्लोबल हेल्थ, उसका 52 है। देखिए कभी भी हम हर हॉस्पिटल को एक से मैच नहीं कर सकते, बिकॉज होता है कि कोई वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता हो। बट मेनली ये है कि यहाँ जिस वैल्यूएशन पे कंपनी आई है वो ऐसा नहीं है कि कंपनी बहुत यहाँ पर सस्ता लेकर आ गई है। ओवरऑल प्राइस है कंपनी, बट ये है कि थोड़ा बहुत पैसा बन सकता है, तो क्या लगाना चाहिए। तो ग्रे मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 26% के आसपास चल रही है। तो ये साफ है कि ग्रे मार्केट भी बहुत खास तो नहीं है, मतलब 26-27% हाल के दिनों में कम ही हम कह सकते हैं। बट ये है कि छोटा लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में पैसा लगाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के बारे में क्या सोचे, तो लॉन्ग टर्म के बारे में कंपनी मुझे इतनी बुरी नहीं लगती है। बट ये बात ध्यान रखिए कि बहुत सारी कंपनीज हैं यहाँ पर, बहुत सारे देखिए हॉस्पिटल्स हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। और जिस तरीके से आज आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से प्राइस की वॉर छिड़ी हुई है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बट ये है कि छोटा लिस्टिंग गेन ही होगा, इसके अंदर बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन की उम्मीद तो नहीं लगा के चलनी चाहिए। तो आपका क्या विचार है इस आईपीओ को लेकर, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।